गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आप लोगों का पहला चैप्टर है। वर्ण चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए, और ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में ग्रामर 70% पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से पहला आज हम लोग चैप्टर को शुरू कर रहे हैं वर्ण। तो वर्ण चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का क्या स्टार्ट हो रहा है आज वर्ण। वर्ण देखिएगा, आपके ग्रामर में जब बात किया जा रहा है तो जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ग्रामर, जिसमें से आपको आधा से ज़्यादा 60% आपको ग्रामर पूछा जाएगा, 40% ऑब्जेक्टिव आपका बुक से पूछा जाएगा हिंदी का। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वर्ण क्या है, तो वर्ण के बारे में हम लोग समझते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके, जिसका खंड न हो, जिसका खंड न हो, जिसका खंड न हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। जिसका उस मूल ध्वनि को जिसका खंड न हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग देखें तो अ का आधा, इस सब का क्या होगा, इस शब्द का हम खंड नहीं कर सकते हैं, इसको टुकड़ा में नहीं बांट सकते हैं। लेकिन एक शब्द हम लिखते हैं, जब दो पानी शब्द, दो ध्वनियाँ हैं। पानी में कितने ध्वनि है, दो शब्द, दो ध्वनियाँ हैं। ये पानी हुआ तो पा जोड़ नी, दो शब्द ध्वनि से बना है। एक पा से बना है, एक नी से आपको बना है, तो दो शब्द ध्वनि से बना है। इनके भी चार खंड हो सकते हैं। जब इनका खंड किया जाएगा, ये दो शब्द से बना है, पानी दुनिया से, दो साउंड से बना है, लेकिन इसका टुकड़ा करेंगे, बांटेंगे, खंड करेंगे तो चार खंड होंगे। कितने खंड होंगे, चार खंड होंगे। आधा पा जोड़ आ हुआ, फिर आपको यहाँ पर हम लोग न आ, फिर न, और फिर क्या हो गया, इसके बाद न, इसके बाद आपको हर्ष ई हुआ, इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग इस संक्षेप में वर्ण का वह हम लोग कह सकते हैं। संक्षेप में जब कहे तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनियां है जिसका कान का विषय होती है। इस बात से आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा यानी सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण हमारी सबसे क्या होती है, छोटी इकाई होती है। वर्ण वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। अब बात हो गई वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, तो वर्ण की संख्या कितना है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बताए कि वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो वर्ण की संख्या हिंदी में 42 होती है। मूलतः हिंदी में 42 वर्ण होते हैं। तो हिंदी में नहीं, 52 होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, सॉरी स्टूडेंट, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या कहा जाए तो आप लोगों को हिंदी में वर्ण 52 होते हैं। कितने 52 होते हैं, 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्णों के हिंदी में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में आप लोगों का रहेगा 52, 46, 35। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं तो 40 रह सकता है। आप लोग को जवाब देना होगा क्या, 52 होगा। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, वर्णमाला की बात किया जाता है। तो वर्णमाला की जब चर्चा की जा रही है, वर्णमाला, तो वर्णमाला के बारे में हम देखेंगे। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा, विशाल जी आप देख रहे होंगे। तो इसके बाद वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। गुड मॉर्निंग। तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। अब आते कि वर्ण
एक को कितने प्रकार को बांटा गया है, तो हम लोग जानते हैं वर्णमाला कहते वर्णों के समूह को। एक वर्ण होता है, आपको वर्ण को दो प्रकार में बांटा गया है। वर्ण की कितने प्रकार में बांटा गया है? दो प्रकार में। एक आपका वर्ण होता है स्वर वर्ण होता है, और दूसरा वर्ण आपका व्यंजन वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण तो याद रखिएगा आप लोग, एक वर्ण कौन सा हुआ? स्वर वर्ण। एक वर्ण आपका व्यंजन वर्ण हुआ। दो प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है, व्यंजन वर्ण कौन होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर वर्ण के बारे में कि स्वर वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण की जब आप लोग की चर्चा किया जा रहा है, तो स्वर वर्ण देखिएगा आप लोग क्या है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण उन वर्णों के समूह, उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के किया जाए, यानी बिना किसी अवरोध उत्पत्ति के किया जाए, बिना अवरोध के किया जाए, उसे कहा जाता है बिना अवरोध अथवा बिना बाधा का होता है। यानी जब हम उच्चारण करेंगे इनका, जिनका उच्चारण बिना बाधा का होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिना बाधा के होता है। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण क्या होता है? बिना किसी अवरोध को, किसी बाधा का होता है। तो जैसे उच्चारण यह हम लोग समझ सकते हैं बिना किसी की सहायता से किया जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका किसी के बिना सहायता से ली जाती हो, किन्हीं उच्चारण को हम जब उच्चारण करेंगे स्वर वर्ण में, तो किसी भी दूसरे वर्ण की हमको सहायता नहीं लिया जाएगा। इसमें ये सभी स्वतंत्र होते हैं, ये सभी अपने आप में आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण भीतर से आती हुई वायु मुख से, यानी हमारे भीतर से आते हुए मुंह से वायु से क्या होता है? निर्बाध रूप से निकलती है। सामान्यतः इनके उच्चारण में कहाँ से होते हैं? आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि उच्चारण जैसे अ का उच्चारण कहाँ से होता है, आपका ए का उच्चारण कहाँ से होता है, क का कहाँ से उच्चारण होता है। ये सब क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो इनके उच्चारण में कंठ और तालु का प्रयोग होता है, और जीव होठ का प्रयोग जीव होठ का नहीं होता। तो स्वर वर्ण में किनका प्रयोग उच्चारण होता है, इस बात को देखिएगा। कहाँ से इसका उच्चारण मुख से निकलता है? तो कंठ से निकलता है और आपका तालु से निकलता है, जीव और होठ का नहीं, और जीव होठ का नहीं निकलता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उ का और दीर्घ उ का उच्चारण आपको कहाँ से निकलता है? ये उ और दीर्घ उ का उच्चारण आपको होठ से निकलता है, होठ के उच्चारण से प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना है आपको पूछा जाए तो 11 आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 11 है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अब जब आप आगे जब सिलेबस टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन रहता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन सा होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अ होता है, आ होता है, इसके बाद आप लोग देखिएगा ई, जितना हम आई लिखते हैं उसमें सभी संख्या आ जाते हैं। इसमें हम लोगों का आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक आपका री हो जाएगा। क्या आ जाएगा? री। यहाँ पे हम लोग री के लिए लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया आप लोगों का एक री आता है। अब आ गया अब वर्ण, व्यंजन वर्ण की चर्चा करते हैं हम लोग। तो व्यंजन वर्ण देखिएगा आप लोग के बारे में हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण के बारे में समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि कौन को एक स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण भी हम लोगों को स्वर वर्ण में कुछ होते हैं, हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर होता है। तो स्वर वर्ण में हम लोग देखें तो स्वर वर्ण की प्रकार, तो जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक हो जाएगा कौन सा स्वर? हर्ष स्वर हो जाएगा। कौन सा स्वर? हर्ष स्वर। और दूसरा देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। दूसरा हम लोग जब देखेंगे तो दूसरा हम लोगों को यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा संयुक्त स्वर हो जाएगा, संयुक्त स्वर। तो ये स्वर हो गए। तो स्वर में सबसे पहले हर्ष स्वर की जब चर्चा की जा रही है तो कुछ लोग लड़ी को मूल स्वर में गिनते हैं। लड़ी एक देखते हैं लड़ी होता है, इसे भी मूल स्वर में गिन लेते हैं। लेकिन हमें
लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। री का भी अपनी एक सीमा अब रह गई है। संस्कृत में री का प्रयोग होता है, संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में भी क्या कर दिया गया है, री का प्रयोग एक सीमा के अंदर ही प्रयोग किया जाता है। अन्य भारतीय भाषा में इसका व्यवहार बहुत ही नगण्य हो गया, फिर भी सीमा के अंदर भी हिंदी री का प्रयोग चल रहा है। जैसे ऋग्वेद, ऋषि, ऋण, ऋतंभर, यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है ऋण का, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इससे आगे हिंदी में स्वरों की संख्या है, जिसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर किया गया है। तो अब आते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में हम लोग समझते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है, तो ह्रस्व स्वर के बारे में आप लोग समझिएगा। ह्रस्व स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर को देखिए, वे स्वर वे स्वर मूल या ह्रस्व, मूल या ह्रस्व, ह्रस्व एक या एक मात्रिक कहलाते हैं, एक मात्रिक कहलाते हैं। मात्रिक कहलाते हैं जिनका उत्पत्ति दूसरे स्वर्णों से नहीं होती, जिनका उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होता है, जिनका उत्पत्ति दूसरे स्वर्णों से नहीं होता है, दूसरे स्वरों से नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। कहने की मतलब ह्रस्व स्वर में जिसका एक मात्रा का उच्चारण लगता हो, जिसमें एक मात्रा का उच्चारण लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। सिर्फ एक मात्रा का उच्चारण जिसमें लगे उसमें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यदि आप विशाल, सोनी, ज्योति और रानी देख रहे होंगे वीडियो को, तो अच्छी ढंग से आप लोग देखिएगा, क्योंकि उतारते चलिए, बाद में उतारिएगा नहीं, क्योंकि पहले उतारने लगिएगा तो फिर समझ आप लोगों को नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वे स्वर जो मूल या ह्रस्व स्वर एक मात्रिक कहलाते हैं, जिसका उत्पत्ति क्या किया जाता है, दूसरे स्वरों से नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जब हम कौन सा इसमें आ जाएगा ह्रस्व स्वर में, तो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण में कौन सा आएगा ह्रस्व स्वर। तो अ, ई, उ और री क्या हो जाता है आपका, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हो गया, तो आप लोगों को पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 है। कितना, 1 2 3 4 हो जाता है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या आप लोगों की 4 हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। था हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है आप लोगों को, 4 है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। अब ह्रस्व स्वर की संख्या आपकी 4 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लुप्त स्वर। अब आ जाते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। किस स्वर के बारे में, दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर के बारे में आप लोग देखिए, दीर्घ स्वर क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दीर्घ स्वर जिसका किसी मूल का, किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है, मिलाने से जो स्वर बनता है, बनाता है, वह दीर्घ स्वर कहलाता है। वह क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। तो दीर्घ स्वर क्या है, किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। किसके साथ, मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिला देंगे, मूल में ह्रस्व स्वर में मिलाने से जो स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में 2 मात्रा लगता है। यहाँ पे ह्रस्व स्वर में कितना मात्रा लगता है, 1 मात्रा, लेकिन दीर्घ स्वर में आप लोगों को कितना मात्रा लगेगा, 2 मात्रा लगेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे आगे हम चलते हैं तो कौन सा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं आ गया, तो आ में कितने मात्रा लग रहे हैं, 2 मात्रा। आ किस किस से मिलकर बन रहा है,
तो अ जोड़ अ से मिलकर माना मेरा आ बना। तो यहाँ पे दो मात्रा लगा, एक मात्रा एक मात्रा। तो दीर्घ स्वर में कितने मात्रा लगते हैं? दो मात्रा लगते हैं, यानी जिसका दो मात्रा से बने उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे यदि इसके बाद हम लोग देख लेते एक और एग्जाम्पल ले, ऊ। अब दीर्घ ऊ ले लेते क्या बन जाएगा? ऊ जोड़ क्या बन जाता है? ऊ जोड़ ऊ से बन रहा है। आई लेंगे तो क्या बनेगा? ए जोड़ ए से बनेगा। तो इस तरह से हम लोग का बन रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि अब इसके बाद आई हो गया यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं औ की बात चर्चा किया जा रहा है। तो औ आप लोगों को औ है तब तो यहाँ पर आप देखिएगा किससे बनेगा औ। तो अ जोड़ किससे बना? अ जोड़ क्या अ जोड़ ओ से बनता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये सब क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया जिसका दो मात्रा से बने। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, देखिएगा आगे। यदि आप लोग जो भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ ना आवे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को कल बता दिया जाएगा, पीछे से पूरा समझा दिया जाएगा जहां पर आप लोगों को समझ ना आवे। जितने भी स्टूडेंट मेरा पुराना है वो देख रहे होंगे तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर के बाद हम लोग चलते हैं प्लुत स्वर के बाद चर्चा करते हैं। तो प्लुत स्वर देखिएगा आप लोग। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में तीन गुनी समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या हो रहा था? ह्रस्व स्वर में एक समय लग रहा था, दीर्घ स्वर में दो मात्रा, इसमें तीन गुनी मात्रा लगेगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। तो जिस स्वर में के उच्चारण में तीन गुनी समय लगे, उच्चारण में तीन गुनी समय लगे, तीन गुनी समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान, जिस स्वर के उच्चारण में तीन गुनी समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब कौन सा आ जाएगा प्लुत स्वर में? इसके लिए तीन मात्रा का 3 अंक लगाया जाता है। जैसे ओम, ओम कैसा हो गया? जैसे इसमें 3 अंक लगाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओम जब हम लिखते हैं तो कैसा? ओम किस तरह से लिखते हैं? ऐसे लिखते हो। तो 3 मात्रा 3 लगाया जाता है इसमें, तो ओम मेरा क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं करते। हमें साधारण तरह वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमासिक स्वर भी कहा जाता है। अब प्लुत स्वर को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर को हम लोग कह सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्लुत स्वर को ही हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर को त्रिमासिक कहते हैं। प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? त्रिमासिक कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमासिक कहते हैं। त्रिमासिक स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? त्रिमासिक स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमासिक स्वर कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पे होता है? अधिकतम वैदिक भाषा में प्रयोग किया गया है, हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुशासिक और अनुस्वार की चर्चा करते हैं। तो अनुशासिक देखिएगा आप लोग। अनुशासिक, अनुनासिक नहीं, शासिक नहीं, अनुनासिक दिखिएगा आप लोग। अनुशासिक अनुनासिक दिखिएगा आप लोग। अनुनासिक की जब चर्चा किया जा रहा है तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ऐसे स्वर्ण जिनका नाक और मुंह से होता हो, ऐसे स्वर्ण जिनका हम उच्चारण जब करेंगे तो हमारे नाक से आवाज निकले, नाक से वो स्वर्ण की आवाज निकले, या किससे? मुंह से निकले। नाक और मुंह से होता है उच्चारण, उसे और उच्चारण भी लघुता रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से, किससे? नाक और मुंह से, नाक और मुंह से होता है। नाक और किससे? नाक और मुंह से, मुंह से होता है और
और उच्चारण में लघुवता रहती है। उच्चारण में क्या रहती है? लघुवता रहती है। लघुवता रहती है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं गांव। जब गांव का उच्चारण कर रहे हैं तो मेरा कहां से हो रहा है? गांव, नाक से निकल रहा है और मुंह से निकल रहा है गांव। इसी तरह दांत, दांत भी अब उच्चारण कर कर करके देखिए, पता चलेगा कि आपके नाक और मुंह से हो रहा है आगन, आगन। तो इस तरह से गांव, दांत, आगन ये सब क्या हो गया? कैसा स्वर हो गया? तो अनुनासिक हो गया। ये कैसा है? अनुनासिक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। इससे आगे आप लोग देखिएगा, इससे आगे जब हम लोग देख रहे हैं तो अनुस्वार के बारे में चर्चा करेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार के बारे में देखिएगा आप लोग। अनुस्वार की जब चर्चा की जा रही है तो यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार जो है ये किसके बाद आने वाला है? यह स्वर के बाद आने वाले, ये स्वर के बाद आने वाले, ये स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है। स्वर के बाद आने वाले क्या है? व्यंजन है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्वर के बाद आने वाले ये क्या होते हैं? व्यंजन होता है। कौन? अनुस्वार, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसकी उच्चारण कहां से अनुसार के निकलती है? जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका उच्चारण कहां से होता है, किस जगह से हो रहा है, मुंह से या नाक से या दांत से कि ओष्ठ से, तालु से। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा। जिसकी ध्वनि कहां से होती है? नाक से होती है। इस बात को आप लोग देखिएगा ध्यान। अनुस्वार की जो होती है उसकी ध्वनि कहां से निकलती है? तो नाक से निकलती है। इसकी चर्चा आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा। और आप लोग वीडियो को देखने के बाद पूरा फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप लोग उतारिएगा, ना कि साथ साथ उतारते चलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में आप लोगों को। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि कहां से होती है? नाक से निकलती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो कौन कौन सा, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा अंगूर। जब अंगूर उच्चारण कीजिएगा ना तो आपकी नाक से जरूर आवाज निकलेगी ध्वनि अंगूर। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अंगद, अंगद, अंगद। इसके बाद आप लोग देखिएगा कंकण, कंकण। इस सब का जब हम उच्चारण कर रहे थे मेरी नाक से ध्वनि निकलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं एक निर्नुनासिक होता है, निर्नुनासिक, निर्नुस नो नासिक, निर्नुनासिक हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसका क्या होता है आप समझिएगा। आप लोग निर्नुनासिक की मतलब आप लोग समझते चलिएगा। यहाँ पे अब आप लोग देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर, सिर्फ मुंह से बोले जाने वाला, जो सिर्फ मुंह से बोले जाएंगे, मुंह से बोले जाने वाला केवल मुंह से। किससे? सिर्फ केवल मुंह से, केवल मुंह से, केवल मुंह से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले बोले जाने वाले सस्वर वर्णों के बाद, वर्णों के सस्वर्ण वर्णों को निर्नुनासिक, निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे आप लोग समझिएगा एग्जाम्पल में, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि, ये सब आपका क्या हो गया? निर्नुनासिक हो गया। ये क्या होगा? केवल मुंह से बोला जाता है। इसका उच्चारण सिर्फ केवल मुंह से हो जा रहा है। इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि, तो सिर्फ मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमने आज क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं शुरू से, फिर हम लोग एक बार रिवीजन करते चलते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने वर्ण को चर्चा किया। तो वर्ण क्या है? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या न हो सके। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 60 ऑब्जेक्टिव लगभग आपका ग्रामर से ही पूछा जाएगा। 40 ऑब्जेक्टिव आपका टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा। कोई हिंदी का बुक पढ़िएगा, वहां से आपका पूछा जाएगा 40 क्वेश्चंस। तो वर्ण किस क्या कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके और जिसका आधा का खंड हो सकता है, आधा का नहीं हो सकता है। पानी कितने ध्वनि शब्द से मिलकर बना? 2 शब्दों से। इसका पानी को हम कितने खंड में कर सकते हैं? तो 4 खंड में कर सकते हैं। आधा प, आ, न, आधा न, ई। इस तरह से वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के बाद हम इसको सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो वर्ण होता है। इसके बाद हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है? तो 52। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्णमाला को, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। अब बात किया जाए आप लोगों को तो स्वर वर्ण को, तो उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा का होता है, यानी बिना किसी की सहायता से किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इस बात की चर्चा कीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। स्वर वर्ण कितने प्रकार के बांट दिए गए? तो 3 प्रकार में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। स्वर्णों में कौन कौन सा 11 बता दिया गया? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ बता दिया गया आप लोगों को। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था इसके बाद ह्रस्व स्वर के बारे में। वे स्वर मूल या ह्रस्व या एकमात्रिक कहलाते हैं जिनका उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होता है, जैसे अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। अ जोड़ आ बना। ए जोड़ ऐ क्या बना? ए जोड़ ए से बना। औ, अ जोड़ ओ से बना। इसी तरह से आप लोग को क्या बन गया? दीर्घ स्वर बन गया। इसके बाद प्लुत स्वर को देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुनी समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को ही हम क्या कहते हैं? त्रिमासिक स्वर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ओम, ओम में आपको 3 लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? 3 गुनी उच्चारण लग रहा, ओम। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अनुनासिक देखते हैं। ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुख से होता है। जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इस बात को आगे इसके बाद आप लोग देखिएगा। अब यहाँ अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाले व्यंजन। अनुस्वार क्या होता है? यह स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं जिसकी ध्वनि से, किससे? नाक से निकलता है। जिसका उच्चारण में नाक से निकले, ध्वनि नाक से निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अंगूर, अंगद, कंकण, ये सब क्या होता है? मेरी नाक से निकलना है। निर्नुनासिक, ये केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। इधर उधर, आप, अपना इत्यादि, घर, ये सब हो गया। यदि जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए कहने का मतलब है मेरा कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो कल से आपको हिंदी ग्रामर नीमा मैम पढ़ाएगी। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वही पढ़ाएगी, नहीं तो हम फिर से आएंगे आप लोगों को पढ़ाने। कल आप लोग नीमा मैम से एक दिन पढ़ के देखिए कैसा लगे। जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया उसी तरह से निभा जी को भी पढ़ के देखिए नीमा मैम से, अच्छा लगेगा। वो भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है नीमा मैम। एक दिन पढ़ के आप लोग जरूर देखिएगा। और आप लोग को जो भी ना समझ आए तो आप लोग फोन करके भी, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का नंबर तो है मेरे आपके मेरा नंबर आप लोगों के पास। और उसके बाद कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फोन नहीं करना तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर आप लोग कीजिएगा। दोस्तों के पास जरूर वीडियो चैनल का शेयर लिंक कीजिएगा।